हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेई एंड नीट में। मैं अभिषेक अग्रवाल आपका केमिस्ट्री जेईई फैकल्टी लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और धांसू सेशन, जो कि पिछले टॉपिक का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट का ही अगला पार्ट है, यानी कि पार्ट 5। तो तुम देखो भैया, मोल कंसेप्ट के हम पार्ट 5 तक आ गए। मैंने तुमसे कहा था ना, मोल अनमोल है, और उस अनमोल का प्रमाण यह है कि कितने पार्ट्स में हम इसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं, और हर एक पार्ट जरूरी है भाई, हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट में हम खास तौर से देखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। हालांकि एक और चीज होती है एक्सेस रिएजेंट, वो भी हम इसी में ही देखेंगे, लेकिन जरूरी होता है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में। अब क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, क्या होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट? आप रिएक्टेंट बोल रहे हो तो सर रिएक्टेंट का ही कोई स्पीशी होगा, लेकिन उसको निकालेंगे कैसे, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चर्चा करेंगे हम अपने इस वीडियो में। तो प्रॉपर हम अपने इस वीडियो में ये सारी बातें, सारी चर्चा करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को लेकर। और इसी के बाद आपको इसमें डीपीपी भी मिलेगा, यानी कि पूरे एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट का एक क्लब करके एक डीपीपी कॉमन बना है, जिसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस हैं। तो वो डीपीपी आप सॉल्व करोगे। अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं पूरा वीडियो सोल्यूशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे प्रोवाइड करने वाला हूं। और उसके अलावा सिर्फ वो 30-35 क्वेश्चन नहीं, उसके अलावा लगभग 700, 800, 1000 तक भी क्वेश्चन जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर। हर चैप्टर के एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस हम करेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ये सारी चीजों पर डिस्कशन होगा और बाकायदा हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सब देने का मौका मिलेगा magnetbrains.com पर। आपको नोट्स पूरे प्रोवाइड होंगे, वीकली लाइव सेशन होगा जहां पर हम आपके डाउट स्कैटर करेंगे। अब तो डाउट आप magnetbrains.com की वेबसाइट पे जाकर भी हमसे पूछ सकते हो, आप फोटो खींचकर भेज सकते हो, या आप चैट के थ्रू, कमेंट सेक्शन के थ्रू डाउट्स दे सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये पूरा आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, और ऐसा कहीं नहीं है जो आपको मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में, लिमिटिंग स्पीशीज के बारे में। क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट, उसके लिए थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं पहले। इन द सिंगल रिएक्टेंट रिएक्शंस, the calculations are carried out with only that amount of the reactant which has converted to the product. अगर कोई रिएक्शन है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट है, मान लेते कोई रिएक्शन है मेरे पास जिसमें सिंगल रिएक्टेंट है, तो भैया रिएक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो रिएक्टेंट है जो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब अगर रिएक्टेंट सिंगल है, मतलब कोई एक स्पीशी है, तो प्रोडक्ट के कैलकुलेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना, क्योंकि हमें पता है, मान लो अगर हमारा रिएक्टेंट है सपोज 10 ग्राम, ये वेट मैंने ले लिया 10 ग्राम, तो मुझे मालूम है वो प्रोडक्ट कितना बनाएगा, वो प्रोडक्ट भी 10 ग्राम बनाएगा, वो प्रोडक्ट भी 10 ग्राम ही बनाएगा। अगर पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो जाता है प्रोडक्ट बनाने में, और उस रिएक्टेंट के अमाउंट पे ही प्रोडक्ट का अमाउंट डिपेंड करेगा, इसका मतलब ये हुआ। तो एक सिंगल रिएक्टेंट वाली रिएक्शंस में तो कभी कोई दिक्कत नहीं जाती, कभी कोई परेशानी नहीं जाती कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा। भैया जितना रिएक्टेंट यहां से कम हुआ उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। 10 ग्राम अगर पूरा निपट गया तो प्रोडक्ट पूरा 10 ग्राम बन गया, सिंगल रिएक्टेंट में तो ये। लेकिन समस्या कहां पैदा होती है? In the reactions where more than one reactants are involved, उस रिएक्शन में जहां एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट टास्क प्रायर टू कैलकुलेशन इज टू डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट, और उसमें सबसे पहला टास्क हमारा ये होगा कि उन दोनों रिएक्टेंट में से, अगर एक से ज्यादा मान लो 2 है या 3 है या 4 है, तो उन सारे रिएक्टेंट स्पीशी में कौन सी स्पीशी हमारी लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी। सर लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब क्या है, समझेंगे। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट वाली रिएक्शन है, तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट वाली रिएक्शन मान लेते हैं ए और बी है, ये ए प्लस बी रिएक्ट कर रहे हैं,
और A प्लस बी रिएक्ट करके आपको कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो A प्लस बी आपको रिएक्ट कर रहे हैं और ये A प्लस बी मिलकर आपको कोई प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हैं। सपोज करो A आपके पास अभी भी 10 ग्राम है, A है अभी भी आपके पास 10 ग्राम, और B आपने ले लिया 10 ग्राम, तो A 10 ग्राम और B 10 ग्राम। अपने को क्या लगेगा कि भैया जो प्रोडक्ट है वो 20 ग्राम बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर A 10 ग्राम है B 10 ग्राम है तो जो बनने वाला प्रोडक्ट उनके साथ होना चाहिए वो 20 ग्राम होना चाहिए। तो सही बात है, क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का उल्लंघन तो नहीं कर सकते। हमें रिएक्टेंट का टोटल मास दिया है 20 ग्राम, तो प्रोडक्ट भी 20 ग्राम ही बनना चाहिए। 20 ग्राम रिएक्टेंट 20 ग्राम प्रोडक्ट। लेकिन ये 20 ग्राम तब बनेगा जब A का पूरा 10 ग्राम B के पूरे 10 ग्राम से रिएक्ट करेगा। बोलो है या ना भैया, A का पूरा 10 ग्राम अगर B के 10 ग्राम से रिएक्ट करेगा तब ना पूरा प्रोडक्ट 20 ग्राम बनेगा। लेकिन मान लो A का 10 ग्राम B के 5 ग्राम से रिएक्ट करके खत्म हो जाता है, सपोज करो, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है ना कि A का 10 ग्राम B के 10 ग्राम से रिएक्ट कर ले। दे दिया, उससे मर्जी नहीं है कि हमने 10 ग्राम A दे दिया 10 ग्राम B दे दिया और बोला नहीं अब तो प्रोडक्ट बनाओगे तुम और तुम्हारा प्रोडक्ट 20 ग्राम होना चाहिए। कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। A बोलता है भाई मेरा 10 ग्राम B के सिर्फ 5 ग्राम से रिएक्ट करेगा, मैं नहीं करता B के 10 ग्राम से रिएक्ट। मेरा अगर तुम 10 ग्राम लेते हो तो मैं B के सिर्फ 5 ग्राम से रिएक्ट करूंगा, तो फिर जो प्रोडक्ट होगा वो उतने ही वेट का बनेगा जितना रिएक्ट किया है। कितना कर लिया, 10 ग्राम A का, B का 5 ग्राम, तो प्रोडक्ट फिर 20 नहीं 15 ग्राम ही बनेगा। 15 ग्राम ही बनेगा और रिएक्शन फिर रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि A का 10 ग्राम पूरा रिएक्ट कर दिया, A खत्म हो गया, और जो B है वो बच गया, क्योंकि B का सिर्फ 5 ग्राम लिया था, B भले बच गया, लेकिन अकेला भी रिएक्शन थोड़ी ना करवा देगा। वो तो बोलेगा ना यार मैं तो A के साथ ही चल रहा था, अब A तो बेचारा 10 ग्राम मेरे 5 ग्राम लेकर चला गया, अब A कुछ बचा ही नहीं है, मेरा 5 ग्राम बच गया, लेकिन मैं रिएक्शन आगे नहीं दिखा पाऊंगा। तो भैया B बच जाएगा, और क्यों बच जाएगा? क्योंकि A पूरा खत्म हो गया 10 ग्राम, तो फिर जो प्रोडक्ट होगा वो उतना ही बनेगा जितना बनना चाहिए था, 15 ग्राम, 20 ग्राम नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आई? तो यह भी होता है कि किसी एक रिएक्टेंट किसी दूसरे रिएक्टेंट के स्पेसिफिक मास से रिएक्ट करेगा। हमने जितना दे दिया हर बार उतना ही नहीं रिएक्ट करेगा। क्यों नहीं करेगा हर बार उतना? मैं मानता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन करना है, लेकिन उसको साथ ही साथ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन का भी पालन करना है। उसको साथ ही साथ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन का भी पालन करना है। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन क्या कहता है कि अगर एक कोई स्पीशी है तो वो दूसरी स्पीशी के एक डेफिनेट मास से रिएक्ट करेगी, उनका मास का रेशियो हमेशा डेफिनेट होगा, फिक्स्ड होगा, भले उस प्रोडक्ट को कहीं से भी पाया गया हो। जैसे वाटर की उनने बात करी, वाटर के लिए उनने क्या बोला, अगर तुम्हें H2O बनाना है तो तुम्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवानी पड़ेगी, जिसमें हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम होगा तो उसके मुकाबले ऑक्सीजन 8 ग्राम होगा, और अगर 1 ग्राम और 8 ग्राम है तो आपका 9 ग्राम वाटर मिलेगा। अब तुम बोलो नहीं सर मैं 8 ग्राम हाइड्रोजन आपको देता हूं, अब तुम बोलो कि सर मैं आपको 8 ग्राम हाइड्रोजन देता हूं और 8 ग्राम ऑक्सीजन देता हूं, तो सर आप मुझे 16 ग्राम पानी बनाकर दे दो, तो मैं बिल्कुल मना कर दूंगा, मुंह पे मना कर दूंगा। कॉपी लेकर आओगे तो फेंक दूंगा, लैब में ले जाओगे तो भाग जाऊंगा। मैं बोलूंगा पागल हो गए, पोपले हो गया। तो 8 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से पूरी रिएक्ट करेगी नहीं, क्योंकि भाई साहब 1 ग्राम हाइड्रोजन को 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए पानी बनने के लिए, और तब जाकर 9 ग्राम पानी बनेगा। अब तुम मुझको दे रहे हो 8 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो पानी उतना ही बनेगा जितना बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 8 ग्राम ऑक्सीजन को सिर्फ इसका 1 ग्राम लगेगा, तो 8 और 1 मिलकर वापस से 9 ग्राम ही बनाएंगे, तो इसमें भी अल्टीमेटली वो बनाएंगे 9 ग्राम ही। ये 16 ग्राम नहीं बनाने वाले, ये वो 16 ग्राम नहीं बनाने वाले,
वो अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, वो ये 16 ग्राम ना बनाते हुए ये सिर्फ 9 ग्राम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 1 ग्राम हाइड्रोजन वो यूज कर लेंगे। क्यों 1 ग्राम हाइड्रोजन यूज कर लेंगे? क्योंकि 8 ग्राम ऑक्सीजन को 1 ग्राम हाइड्रोजन ही चाहिए। ये हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में जाना है बहुत अच्छे से, और इसके साथ हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी पालन कर रहे हैं। कैसे भैया? 8 और 1 9, तो वहां 9 ही तो जा रहा है, ये तो रिएक्ट ही नहीं हो रहा ना, इसका बचा हुआ 8, बचा हुआ 7 ग्राम वो कहना चाहिए, तो इस हाइड्रोजन का बचा हुआ 7 ग्राम रिएक्ट हो ही नहीं रहा, तो उसका मास थोड़ी ना इक्वल रखना है। हमने क्या कहा है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो रिएक्ट करने वालों का वेट है वो फॉर्म होने वालों के वेट के बराबर होना चाहिए। फॉर्म होने वाले बोले तो प्रोडक्ट के वेट के बराबर होना चाहिए। तो भैया वहां पर तो रिएक्ट करने वालों चीजों की बात हो रही है ना, और रिएक्ट कितनी चीज कर रही है? ऑक्सीजन का 8 ग्राम कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का 1 ग्राम कर रहा है। हाइड्रोजन का कितना नहीं कर रहा है? हाइड्रोजन का कितना रिएक्ट नहीं कर रहा है? तो कुछ मत करो, 8 - 1 7 कर दो, तो 7 ग्राम इसका रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका 7 ग्राम अनरिएक्टेड रह रहा है। इसका जो 7 ग्राम से वो अनरिएक्टेड रह रहा है, तो दैट इज अनरिएक्टेड मास। अब तुम बोलोगे सर लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसका 7 ग्राम, क्योंकि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन को अगर तुम्हें पानी बनाना है तो तुम्हें 1 ही ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि नहीं 8 ग्राम हाइड्रोजन यूज करें, तो फिर उसी प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन भी अवेलेबल होनी चाहिए थी। मेरी बात समझ में आई? तुमने कहा सर मैं तो 8 ग्राम हाइड्रोजन लाया हूं, आप बोलते हो 1 ग्राम, आप बोलते हो सर कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है, मानते हैं आपकी बात? तो सर 8 ग्राम हाइड्रोजन, अरे भैया अगर 8 ग्राम हाइड्रोजन करना है तो फिर तुम्हें इसको 8 × 8 बोले तो 64 ग्राम ऑक्सीजन लाना पड़ेगा तुमको। 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन होगी, 64 ग्राम। समझ में आया क्यों 64 ग्राम? क्योंकि हर 1 ग्राम को 8 ग्राम ऑक्सीजन लगती है। तो 2 ग्राम को 16 ग्राम, 3 ग्राम को 24 ग्राम, 4 ग्राम को 32 ग्राम, 5 ग्राम को 40 ग्राम, 6 ग्राम को 48 ग्राम, 7 ग्राम को 56 ग्राम, 8 ग्राम को 64 ग्राम। तो फिर आपके पास ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए थी? 64 ग्राम होनी चाहिए थी। और अगर 64 ग्राम ऑक्सीजन होती, 8 ग्राम आपका H2 होता, 100% मैं लिख कर दे रहा हूं 72 ग्राम वाटर बना देता। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यही कहता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी मैंने पालन किया है। 64 + 8 72 ग्राम पानी दे देता, लेकिन उसके लिए तुम्हें 8 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए था। तुम कितना लाए हो? तुम कह रहे हो सर मैं, मतलब तुम्हें उसके लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए था, तुम कितना लाए हो? तुम कहते हो सर मैं 8 ग्राम लाया हो। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कम है, प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से तुमने हाइड्रोजन ज्यादा रख दिया है, तो उसके मुकाबले ऑक्सीजन तुम्हें और ज्यादा चाहिए। तो ऑक्सीजन और ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास ऑक्सीजन 8 ग्राम है। तो रिएक्शन कब तक चलेगी? जब तक ऑक्सीजन जिंदा है, यानी कि जब तक ऑक्सीजन का ये 8 ग्राम निपट नहीं जाता। और जहां ऑक्सीजन का 8 ग्राम निपटा, हाइड्रोजन का 1 ग्राम भी निपट जाएगा, पानी आपका 9 ग्राम बन जाएगा। रही बात हाइड्रोजन के 7 ग्राम की, वो 7 ग्राम अनरिएक्टेड रह जाएगा, यानी कि इसको आप बाद में कचड़े के डब्बे में फेंको, हाइड्रोजन गैस को फ्यूल बना के यूज कर लो, तुम कुछ भी करो, वो उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो पानी नहीं बनाएगा। पानी चाहिए वो बनाने के लिए, और ऑक्सीजन लाओ। तो रिएक्शन कहां तक चलेगी? जब तक ऑक्सीजन जिंदा है, जब तक ये 8 ग्राम है, और 8 ग्राम के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी में कम है। प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से कम है। कौन कम है? ऑक्सीजन कम है। अब तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन 8 ग्राम, ऑक्सीजन 8 ग्राम, दोनों बराबर हैं। प्रोपोर्शनैलिटी में ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। H2O को बनाने के लिए ऑक्सीजन 8 गुना चाहिए हाइड्रोजन के मुकाबले, क्योंकि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है 1:8 का रेशियो होना चाहिए।
तो अगर 1:8 का रेशियो होना चाहिए, तो अगर ऑक्सीजन 1 ग्राम है तो फिर हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम है तो फिर ऑक्सीजन 8 ग्राम चाहिए, और अगर 8 ग्राम हाइड्रोजन है तो फिर ऑक्सीजन 64 ग्राम चाहिए, जो आपके पास नहीं है। तो ऑक्सीजन आपकी जरूरत से कम है अवेलेबल। आपको जरूरत है 8 ग्राम हाइड्रोजन के हिसाब से 64 ग्राम ऑक्सीजन की, जो आपकी जरूरत से कम है। और भैया अगर आपकी जरूरत से कम है, अगर आपकी जरूरत से ये कम है, तो ऑक्सीजन आपके लिए बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पर ऑक्सीजन आपके लिए बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि ये लिमिटेड है, लिमिटेड अमाउंट में है, लिमिटेड क्वांटिटी में है। कौन एक्स्ट्रा बच गया? H2 हो जाएगा आपका ER, बोले तो एक्सेस रिएजेंट। H2 हो जाएगा आपका ER, बोले तो एक्सेस रिएजेंट। तो ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट की कहानी, ये होती है कहानी। तो अगर मैं LR बोलूं तो इट स्टैंड्स फॉर लिमिटिंग रिएजेंट, और अगर मैं ER बोलूं तो इट स्टैंड्स फॉर एक्सेस रिएजेंट। तो एक हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट और एक हो गया एक्सेस रिएजेंट। जो प्रोपोर्शनैलिटी से कम दे रखा है क्वेश्चन में वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और याद रखना जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो तब तक ही बनेगा जब तक लिमिटिंग रिएजेंट बचा है। जहां लिमिटिंग रिएजेंट खत्म उस समय प्रोडक्ट बनना भी बंद। तो जो प्रोडक्ट का अमाउंट होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के प्रोपोर्शनल पे चलेगा। जो प्रोडक्ट का अमाउंट होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के प्रोपोर्शन पे चलेगा, ना कि एक्सेस रिएजेंट में, क्योंकि एक्सेस रिएजेंट का अमाउंट पूरा रिएक्शन में यूज नहीं होगा, कुछ बचेगा। एक्सेस रिएजेंट कौन होगा? जो प्रोपोर्शनलिटी से ज्यादा दिया गया है। जैसे ऑक्सीजन के 8 ग्राम के लिए हाइड्रोजन सिर्फ 1 ग्राम काफी था, लेकिन क्वेश्चन में हाइड्रोजन 8 ग्राम दे दिया गया। हमें 1 ग्राम भी मिलता तो काफी था, 8 ग्राम दे दिया, मतलब 7 ग्राम ऊपर से दे दिया। हमारे पास इतना ऑक्सीजन है ही नहीं कि हम पूरे हाइड्रोजन को ले ले, तो 7 ग्राम हम वहीं छोड़ देंगे अनरिएक्टेड। तो 7 ग्राम अनरिएक्टेड रह गया, मतलब 7 ग्राम हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रह गया, इसका मतलब वो ज्यादा था, तो वो एक्सेस रिएजेंट, ER, एक्सेस रिएजेंट। तो वो एक्सेस रिएजेंट, और ये कभी भी इसके मास पर प्रोडक्ट का मास तय नहीं हो सकता। इसके मास पर प्रोडक्ट का मास डिसाइड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पूरा रिएक्ट करेगा नहीं, ये तो कुछ डस्टबिन में चला जाएगा। बचा हुआ 7 ग्राम हम फेंक देंगे या किसी और पर्पस में ले लेंगे, पानी के पर्पस में नहीं ले रहे, तो कैसे हम कहें कि पानी का मास में ऐड होगा? नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरा? तो लिमिटिंग रिएजेंट संपट पड़ी क्या होता है समझेंगे आगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज सच टाइप ऑफ रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। All calculations has to be carried out with the amount of the limiting reactant only. और जो स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन जब हम इन क्वेश्चंस में लगाएंगे तो हम सारे कंसेप्ट, सारे कैलकुलेशंस, वो जो मोल रेशियो तुम लेते थे, वो जो तुम यूनिटरी मेथड निकालते थे, तो वो हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखोगे, वो हमेशा तुम लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में देखोगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही तय करेगा कि इतना प्रोडक्ट बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट ही बताएगा भैया मेरा तो इतना मास है, मेरे इतने मास से इतना प्रोडक्ट बन सकता है। तो आप लिमिटिंग रिएजेंट पे भरोसा करके ही चलोगे, एक्सेस पे नहीं चलोगे। ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। अब मन में एक घोड़ा दौड़ रहा होगा, मन में ये घोड़ा दौड़ रहा होगा कि सर पहले फिर ये कंसेप्ट क्यों नहीं करा जब हमने एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट के पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में मास का रिलेशनशिप, वॉल्यूम का रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम मास का रिलेशनशिप, वहां पर क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर हमने जितने क्वेश्चंस दिए थे उसमें हमने प्रोपोर्शनलिटी को मेंटेन करके दिया था। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि मीथेन जल रहा है ऑक्सीजन में, तो जितना मीथेन को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल रहा है, और मीथेन ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में जलकर खत्म हो रहा है। इसके क्वेश्चन में आपको रिएक्टेंट के बारे में 2 बार डिटेल दी जाएगी। एक रिएक्टेंट है ए, एक रिएक्टेंट है बी, तो ए और बी के आपस में डिटेल दी जाएगी और बोलेंगे फलाना प्रोडक्ट बन रहा है सी और डी। अब सी का अमाउंट बताओ कितना बन रहा है और डी का वॉल्यूम बताओ कितना बन रहा है। मास एक का पूछ लिया, एक का वॉल्यूम पूछ लिया, इनका मोलार रेशियो निकालेंगे किसके मुकाबले। याद है मोल रेशियो 2 चीजों में निकलता है, एक जो दिया गया है डेटा और एक जो पूछा गया है डेटा। तो पूछा गया तो एक एक करके निकाल लेंगे, क्योंकि एक बार सी का मास पूछा और एक बार डी का वॉल्यूम पूछा, तो सी के मास का हम रेशियो पहले ले लेंगे।
लेकिन दिए गए डेटा हमारे पास दो हैं, ए और बी दोनों का डेटा हमें दिया हुआ है। तो ए और बी का जो डेटा दिया हुआ है उसमें से कौन सा डेटा से हम सी का मोल रेशियो निकालें, ए से निकालें कि बी से निकालें? तो ये अब तुम बोलोगे सर किसी से भी निकाल दो, नहीं, किसी से भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ए और बी का जो डेटा दिया है उसमें हमें यह नहीं पता कि उतना ही डेटा जो दे रखा है, सपोज ए और बी का मास दे रखा है कुछ, तो ए का मास दे रखा है 1 ग्राम, बी का मास दे रखा है 1 ग्राम, तो हमें यह कंफर्म नहीं है कि ए और बी का 1-1 ग्राम ही रिएक्ट करेगा, मतलब ए का पूरा 1 ग्राम बी का पूरा 1 ग्राम खा लेगा क्या, या कुछ कम ज्यादा खाएगा। तो वो हमें पहले पता करना होगा, और वो पता करने के बाद हमें लिमिटिंग रिएजेंट पहले पता चल जाएगा, तो फिर उस लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में हम रेशियो निकालेंगे, चाहे सी का निकालो चाहे डी का निकालो, लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में ही रेशियो निकलेगा, क्योंकि पूरी रिएक्शन का जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पूरी रिएक्शन की प्रोसीडिंग लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पर ही चल रही है। लिमिटिंग रिएजेंट जब तक जिंदा है प्रोडक्ट बन रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट जब तक बचा है प्रोडक्ट बन रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट जब तक मौजूद है प्रोडक्ट बन रहा है। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट खत्म, प्रोडक्ट बनना रुक गया, रिएक्शन खत्म, रिएक्शन विल स्टॉप। एक्सेस रिएजेंट सर कुछ बचा है, भाड़ में जाए, डस्टबिन में फेंक दो, लिमिटिंग रिएजेंट खत्म, रिएक्शन खत्म, पैकअप, बैग वैग पैक करो, चलो, संपट पड़ी क्या बात। इसलिए रिएक्टेंट अगर दो डेटा दोनों रिएक्टेंट के दिए, और कई बार दो छोड़ो 3 का डेटा दे देते, तो अगर रिएक्टेंट में 2-3 मल्टीपल रिएक्टेंट्स का डेटा दिया है तो पहले आपको उन रिएक्टेंट में से उस डेटा का इस्तेमाल करके लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता लगाना है कि भैया इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, फिर तुम्हें आगे की कहानी करनी है। संपट पड़ी ये बात, क्लियर हो गया। तो ऊपर स्टार बनाकर अपन को एक कॉमन पॉइंट लिखना है, जो मैं लिखवा देता हूं। ऊपर स्टार बनाकर लिखेंगे ये पॉइंट, क्या लिखेंगे, द स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस ऑफ प्रोडक्ट, द स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस ऑफ प्रोडक्ट, कैलकुलेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स will depend on या will be done on the basis of limiting reagent, on the basis of limiting reagent। ये बात ऊपर स्टार बनाकर लिख लो, ये बात बिल्कुल ऊपर स्टार बनाकर लिख लो कि जो स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं, ये जो पार्ट 2 में हमने पढ़ा है मास का रिलेशनशिप, पार्ट 3 में हमने पढ़ा है मास वॉल्यूम का रिलेशनशिप, पार्ट 4 में पढ़ा है वॉल्यूम का रिलेशनशिप, इन सब में हमने क्या बोला कि रिएक्टेंट का इतना मास इतना वॉल्यूम, प्रोडक्ट का इतना मास इतना वॉल्यूम बनाएगा। लेकिन रिएक्टेंट में भी कौन से वाले के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि रिएक्टेंट तो एक से ज्यादा भी हो सकते, तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट वाले रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, और उसके लिए पहले हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट ही निकालना होगा। तो उसके लिए पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट ही निकालना होगा। कैसे वो निकालेंगे उस पर चर्चा करेंगे, बट इतना पार्ट क्लियर हो गया, ये पूरा पार्ट क्लियर हो गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, तो ये पार्ट आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। यस, दिस इज द क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमें कैसे पता चलेगा हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। अब सुनो, एक रिएक्शन उन्होंने दे दी 4A + 9B गिव्स 5 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब 4 मोल 9 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं और 5 मोल कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। 4 मोल ए के 9 मोल बी के साथ रिएक्ट करके 5 मोल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टेकन, देखो 14 मोल्स ऑफ ए एंड 15 मोल्स ऑफ बी, बहुत बढ़िया, 14 मोल्स ऑफ ए एंड 15 मोल्स ऑफ बी। तो देखो मैं तुमको बताता हूं रिएक्शन में, 4 मोल ए के 9 मोल बी के साथ रिएक्ट करते हैं और 5 मोल प्रोडक्ट बनाते हैं। संभव है, बिल्कुल संभव है, 5 मोल प्रोडक्ट बनता है, बढ़िया बात है।
अच्छा तुम लोग ये तो नहीं सोचते कि सर 4 मोल और 9 मोल तो 13 मोल। अरे भैया ये ए के 4 मोल है, बी के 9 मोल है, और वो जो 5 मोल है वो कोई और नया प्रोडक्ट है जिसके 5 मोल बन रहा है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि मोल्स हमेशा ऐड होकर वो सेम नंबर देंगे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे H2 का 2 मोल, O2 का 1 मोल मिलकर 2 मोल पानी बनाते हैं। अब 2 मोल और 1 मोल O2 का मिलकर तो 3 मोल होने चाहिए, बट 3 थोड़ी ना बनेंगे, 2 ही मोल पानी बनेंगे। ठीक है, मोल्स अलग अलग चीजों का होता है ना। तो इसका 5 मोल, इसका 9 मोल मिलकर प्रोडक्ट का 5 मोल बना रहा है, इसका 4 मोल, इसका 9 मोल मिलकर प्रोडक्ट का 5 मोल बना रहा है। अब हमें बोल दिया हमने सर ए जो ले लिया वो कितने 14 मोल्स ले लिए, और बी जो ले लिया वो हमने 15 मोल्स ले लिया। बढ़िया बात है, लेकिन इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे यह पता चला, ध्यान से सुनना, इस वाले बैलेंस्ड इक्वेशन से, कि 4 मोल्स ऑफ ए reacts with 9 moles of B. 9 moles of B. ठीक है, 4 moles of A reacts with 9 moles of B. This implies 1 mole of A. अगर A का 1 मोल होता तो B के कितने मोल, 9/4 मोल्स लगते B के, तो 9/4 मोल्स ऑफ B लगता, और हमारे पास A का कितना मोल है 14, so this implies 14 moles of A. 14 moles of A will require 9/4 into 14 moles of B. यूनिटरी मेथड वही सेम, पहले यहां हमने रेशियो ले लिया, एक तरीके का रेशियो है ये 4 मोल इस टू 9 मोल, और यहां पर हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया कि भैया 4 मोल को 9 मोल लगते हैं तो 1 मोल को 9/4 मोल लगेंगे, और फिर 14 मोल क्योंकि दिए तो 14 मोल ए को 9/4 इंटू 14 मोल लगेंगे बी के, तो ये बी के हो गए। अब 9 इंटू 14/4 इसको तो अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इट विल बी 2 एंड दिस विल बी 7, 7 9 63, 63/2 इज 31.5 मोल्स। तो बी के कितने मोल लगेंगे 31.5 मोल्स। बी दिया कितना है, ओहो 15 मोल दिया है भाई, बी मात्र 15 मोल दिया है। बिल्कुल हमारे को जरूरत है 31.5 की, और बी हमें टिका रखा है मात्र 15 मोल, आधे से भी कम है ये तो हमारे पास बी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। बी की डिमांड है 31.5 होने चाहिए मोल्स। अगर ए 14 मोल्स है तो बी की डिमांड है कि 31.5 मोल्स होने चाहिए, लेकिन बी जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो 15 मोल, मतलब बी हमारी जरूरत से कम दे रखा है, और जो हमारी जरूरत से कम है वही तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो वही तो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। संपट पड़ी क्या बात, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, तो बी विल बी 100% आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट। यही पूरा कैलकुलेशन हमने देखा है, तो B will be our limiting reactant और A will be our excess reactant। और ये वाली बात आप उल्टा करके भी पता कर सकते थे, मतलब आप B के मोल्स के रिस्पेक्ट में A के मोल्स पता कर सकते थे। अभी आपने A के मोल्स के रिस्पेक्ट में ये जो मोल्स हैं ये B के पता किए, ये आपने B के पता किए, A के रिस्पेक्ट में आप B के रिस्पेक्ट में A के मोल्स भी पता कर देते तो भी आंसर सेम ही आता, मतलब आपको तब भी यही पता चलता कि B लिमिटिंग रिएक्टेंट है। मोल्स तो एक अलग आते हैं, लेकिन बी आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, ये तय हो जाता। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम बी के मोल्स निकालते हैं, बी का ये पता लगाते हैं कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और किसी भी रिएक्शन में इस तरीके से लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, एक बार इनकी भी थ्योरी हम लोग देखेंगे जो कि ए के रिस्पेक्ट में होगी, मतलब बी के रिस्पेक्ट में होगी ए के मोल्स की, वो वाली बात भी करेंगे, बट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये क्लियर हुआ कि कैसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता लगाते हैं या लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाते हैं। ये इसी तरीके से पता लगाएंगे। आपको सिंपल जो 2 रिएक्टेंट्स दिए इनके आपस में मोल रेशियो देख लो, और मोल रेशियो के बाद प्रोपोर्शनलिटी देख लो कि भैया इसके इतने मोल को इसके इतने मोल लगते हैं, तो फिर यूनिटरी मेथड लगाओ कि इसके 1 मोल को इसके कितने लगेंगे, और फिर इसके जितने मोल दे रखे उसके बी के कितने मोल लगेंगे। फिर देख लो भाई बी कम है कि ज्यादा है। अगर तुम्हें ज्यादा मिल रहा है और वहां कम आ रहा है, तो मतलब तुम्हें क्वेश्चन में कम दिया है, तुम्हें चाहिए ज्यादा, तो क्वेश्चन में कम दिया है तो क्वेश्चन के हिसाब से बी लिमिटिंग रिएजेंट होगा।
और ए एक्सेस रिएजेंट होगा। अब जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो किसके आधार पे बनेगा? वो 100% बी के आधार पे बनेगा। मतलब बी के जब तक जितने मोल्स दे रखे, कितने मोल्स दे रखे बी के? 15 मोल्स पूरे खत्म नहीं हो जाते तब तक रिएक्शन होगी, तब तक रिएक्शन होगी। और जिस टाइम 15 मोल्स खत्म, जिस टाइम 15 मोल्स खत्म, उस टाइम रिएक्शन भी रुक जाएगी, प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। तो जितना प्रोडक्ट बनेगा वो बी के दम पे बनेगा। किसके दम पे बनेगा? बी के दम पे बनेगा। तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो बी के दम पे बनेगा। ये इसकी खास बात है। सो limiting reactant is such type of reactant which is producing least number of moles of product. In the given example, अच्छा एक और तरीका है, in the given example from 4 moles of A product produced will be equal to 5 moles and from 14 moles of A product will be 5 by 4 into 14 moles, that is 17.5 moles. जबकि 9 moles of B produce 5 by 9 into 15 moles, that is 75 by 9 moles. अब आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि B ने कम मोल्स प्रोड्यूस किए, तो B हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो इसमें 100% जो B होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ये भी सही तरीका है। आप प्रोडक्ट के मोल्स पता कर लो, जिसने कम मोल्स प्रोड्यूस किए होंगे प्रोडक्ट के, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, तो ये और आसान तरीका है। तो आप प्रोडक्ट के मोल्स पता कर लोगे तो भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। और ये भी कर सकते हो कि ए और बी का आपस में भी रिएजेंट देख सकते हो कि इसके मोल को कितने चाहिए, उस हिसाब से कितने दिए, और वो वहां पर बता दोगे। अगर कम दिए तो वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, अगर वो ज्यादा दिए तो दूसरा वाला लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये चीज होगी लिमिटिंग रिएजेंट को लेकर। तो आप दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ये वाला मेथड मैंने आपको बता दिया, ये वाला मेथड आपने देख लिया लिखा हुआ। ठीक है, तो यहां पर आप कोई सा भी लिख सकते हो। तो इसी में since reactant B is producing least number of moles of product, therefore here B is the limiting reactant and it will completely consumed and product will be produced on the basis of B. तो B जो है वो हमारा limiting reagent है। ये जो B है ये हमारा limiting reagent है। So this is B which is our limiting reagent. लिमिटिंग रीएजेंट। तो B इज अवर लिमिटिंग रीएजेंट। तो यहां पर B हमारा लिमिटिंग रीएजेंट होगा। तो अब याद रखना एक और चीज कि जरूरी नहीं है कि A और B में वाकई में लिमिटिंग रीएजेंट 100% हर बार हो। ऐसा भी हो सकता है कि A और B प्रोपोर्शनल में ही अवेलेबल हो, जितने A को जितने भी चाहिए सब कुछ उतना ही हो, तो फिर तुम्हारा कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, ना कोई एक्सेस रिएजेंट होगा, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल में। लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट कब आएगा? जब दोनों प्रोपोर्शनल में नहीं है, पूरा ए पूरे बी के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा है, तब हम कहेंगे कि यार यहां पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है। अदरवाइज हो रहा है तो फिर नहीं कहेंगे कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट है, फिर तो जरूरत भी नहीं है कोई लिमिटिंग रिएजेंट की। संपट पड़ रही है क्या बात? क्लियर हो गया? ठीक है। और यहां इस मेथड से कब पता चलेगा कि इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट कोई एक्सेस रिएजेंट नहीं है? जब दोनों ए और बी सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हो। मतलब ए से जो प्रोडक्ट का मोल बन रहा है और जो बी से प्रोडक्ट का मोल बन रहा है, वो दोनों मोल की संख्या सेम आएगी, मतलब ए और बी प्रोपोर्शनली प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? तो इसका पूरे का एक बार और स्क्रीनशॉट लेंगे। तो भैया देख लिया ये वाली चीज, दो मेथड हमने देख लिए कैसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता कर सकते हैं। या तो हम ए और बी के आपस में मोल्स रेशियो देख लें, मोलार रेशियो देख लें कि भाई ए के इतने मोल्स को बी के इतने मोल्स रखते हैं और उस हिसाब से कम और ज्यादा पता कर लें। या फिर और अच्छा मेथड ये भी है कि आप प्रोडक्ट के मोल्स देख लो कि अगर प्रोडक्ट के मोल्स कम हैं तो जिसके थ्रू भी कम मिल रहे हैं वो वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट अल्टीमेटली उतना ही बनेगा जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, हालांकि मैं जो होऊंगा वो इस मेथड को प्रेफर करूंगा। ए और बी जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके आपस में मोल को रेशियो लेकर कंपेयर कर लो, उनके आपस के मोल्स को लेकर रेशियो लेकर कंपेयर कर लो। मैं इस मेथड पे रहूंगा। तो ये मेथड रहेगा जो हम आगे तक फॉलो करेंगे। बाकी आपको जैसा सॉल्व करना है वो आपकी मर्जी, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम इस पर। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे पहले एक काम करता हूं, पहले मैं एक क्वेश्चन करता हूं, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन ले लेता हूं, उसके बाद फिर अपन इस वाले क्वेश्चन पर भी आएंगे। अपन बेसिक सा क्वेश्चन एक ले लेते हैं, पहले बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन का फॉर्मेट वही रखते हैं जो अभी तक अपन ने रखा है, हाइड्रोकार्बन का कंबशन, है ना। एक ही टाइप का भी
क्वेश्चन हर पार्ट में देखा है, पुराने पार्ट में भी। यहां क्वेश्चन ये है कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन is burnt with या is combusted कर लो, is combusted with 16 gram of oxygen gas, 16 gram of oxygen gas. Find the mass of CO2 and H2O produced. Find the mass of CO2 and H2O produced. आप वो मास आइडेंटिफाई करो जो CO2 और H2O का प्रोड्यूस होगा उस डेटा के हिसाब से। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर इस डेटा के हिसाब से। तो सॉल्यूशन देखेंगे यहां पर, सॉल्यूशन देखेंगे यहां पर। तो देखेंगे सॉल्यूशन को, बहुत सिंपल है। पहले रिएक्शन लिखना है, बेसिक काम तो सारे करने, क्योंकि क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का हो या स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का हो, मास मास रिलेशनशिप पर हो या वॉल्यूम वॉल्यूम पर हो या मास वॉल्यूम वॉल्यूम मास पर हो, पहला काम यह कि इक्वेशन लिखोगे और इक्वेशन को बैलेंस करोगे। सबसे पहला और फॉरमोस्ट काम यही है। तो इक्वेशन लिखेंगे भाई 16 ग्राम मीथेन, मीथेन जला रहे हैं तो मीथेन इज CH4, मीथेन इज CH4, जला रहे हैं मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बन रहा है और H2O बनता है। रिएक्शन तो बड़ी सिंपल है, CO2 और H2O ये हमेशा ही बनते हैं। बैलेंस कर लेते हैं, कार्बन एक है उधर भी एक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाइड्रोजन 4 है उधर लेकिन 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, वहां भी 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन वहां 4 है यहां 2 है तो यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो जाएंगे। बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अप्रोच अगर नॉर्मल होता, नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम इसका मास निकालने के लिए इसके मास का रेशो इधर के किसी रिएक्टेंट के मास के रेशो के साथ ले लेते हैं। मतलब यहां हम इसका मास और इसके मास का आपस में रेशो ले लेते हैं। H2O का मास पता करना होता तो H2O का मास और यहां हम किसी के मास का रेशो ले लेते हैं। लेकिन अभी हमें यही नहीं पता कि यहां पर लेना किसका रेशो है, क्योंकि यहां तो डेटा जो दिया गया है वो तो दोनों का दिया गया है। मोल रेशो क्या निकलता है नॉर्मल स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में? एक वो जिसका डेटा दिया गया है इस टू जिसका डेटा पूछा गया है। तो पूछा गया है तो चलो क्लियर है, CO2 एक बार पूछा है और एक बार H2O पूछा है, अलग अलग निकालेंगे। लेकिन जो दिया गया डेटा है वो तो दोनों का दिया गया डेटा है, मीथेन का भी और ऑक्सीजन का भी, मीथेन का भी और ऑक्सीजन का भी। ये देख लो आप, मीथेन का भी डेटा दिया हुआ है 16 ग्राम और ऑक्सीजन का भी डेटा दिया हुआ है 16 ग्राम। तो भैया हम किस दिए हुए डेटा पर चलेंगे? हम उस दिए हुए डेटा पर चलेंगे जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मतलब इन दोनों में से तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा, हमें पहले वही आइडेंटिफाई करना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। फिर उस लिमिटिंग रिएजेंट का डेटा का यहां पर हम मास का रेशो निकालेंगे इनमें से जिसका हमको निकालना है। संपट पड़ गई बात, पूरी कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट का पता कैसे चलेगा? तो इनका पहले हम आपस में रेशो लेंगे। सो दिस इज टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहला काम क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करना। सो दिस इज टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे देखेंगे। मोल रेशो लेंगे। किसका मोल रेशो लेंगे? CH4 इज टू ऑक्सीजन का। कितने मोल है? एक। कितने मोल है? 2। तो रेशियो आ गया 1 मोल इज टू 2 मोल। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल इज टू 2 मोल का 1 मोल मीथेन के लिए 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन लगती है। 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन लगती है।
2 मोल ऑक्सीजन लगती है। 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन लगती है। इफ यू हैव 1 मोल मीथेन इट रिक्वायर्स 2 मोल ऑक्सीजन। ये यहां से पता चल रहा बैलेंस से। 1 मोल मीथेन मतलब 1 मोल मीथेन मतलब 16 ग्राम, क्योंकि उसके मोलार मास के बराबर होगा 16 ग्राम, क्योंकि मीथेन का मोलार मास कितना है, सी का 12, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है तो 4, तो 12 + 4 16, मोलार मास है 16। तो 1 मोल CH4 मतलब 16 ग्राम CH4 को 2 मोल ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का मोलार मास है 60, लेकिन ऑक्सीजन गैस इज 32 और उस 32 के भी 2 मोल है, तो 2 × 32 यानी कि 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस लगेगी। तो 16 ग्राम मीथेन को 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस लगेगी 16 ग्राम मीथेन को। मीथेन कितना है सर, मीथेन 16 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना है, और सर ऑक्सीजन तो सिर्फ 16 ग्राम दिया है, जबकि 16 ग्राम मीथेन को चाहिए कितना, 64 ग्राम ऑक्सीजन। मेरी बात समझ में आ गए, 16 ग्राम मीथेन को चाहिए कितना, 64 एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन। दिस इज एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन। हमें मीथेन तो 16 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन हमें फिर उसके लिए ऑक्सीजन 64 चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट 64 की है, हमारा जरूरत 64 ग्राम ऑक्सीजन की है, हमें सिर्फ 16 ग्राम ऑक्सीजन थमा दी गई है। मतलब ऑक्सीजन हमारी जरूरत से कम दी गई है, हमारी जरूरत से कम दी गई है भैया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो हमारी जरूरत से कम दिया गया है वो ही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो इसमें क्लियर हो गया, इसमें क्लियर हो गया, ऑक्सीजन required for 16 gram combustion of methane, for 16 gram combustion of methane is equal to 64 gram, but we are provided only with कितना, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 16 ग्राम ही हमें ऑक्सीजन दे रखी है, सो वी आर प्रोवाइडेड ओनली विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। हेंस क्या लिख सकते हैं हम, हेंस ऑक्सीजन गैस is a limiting reagent, is a LR, that is limiting reagent, is a limiting reagent। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारी लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और जो मीथेन है वो हमारा एक्सेस रिएजेंट हो गया, क्योंकि अब जितना ऑक्सीजन है उस हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, और जितना ऑक्सीजन है उस हिसाब से पूरा 16 ग्राम मीथेन नहीं जल सकता, क्योंकि पूरे 16 ग्राम मीथेन को जलाने के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, बट क्वेश्चन में उतनी दी नहीं है। तो ये कंफर्म है कि वो बिल्कुल नहीं जल सकता। कौन नहीं जल सकता, मीथेन पूरा नहीं जल सकता, ऑक्सीजन पूरा यूज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो वैसे भी कम है। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बनेगा। क्लियर हो गई बात, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बनेगा। तो यहां पर हम एक बार ऑक्सीजन का रेशियो लेंगे CO2 के साथ, फिर एक बार हम H2O का रेशियो लेंगे CO2 के साथ। ये हमारे 2 आंसर्स देगा, क्योंकि यहां में लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई हो गया है कि इट्स नन अदर देन ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लिया, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज टू कैलकुलेट कौन, to calculate mass of CO2, to calculate mass of CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालेंगे। तो भैया सबसे पहले क्या कर लेंगे, मोलार रेशियो ले लेंगे, मोल रेशियो ले लेंगे, किसका, लिमिटिंग रिएजेंट का और CO2 का। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है,
ऑक्सीजन और CO2 का। समझ में आया क्या है रेशो? इक्वेशन के हिसाब से इसके 2 मोल, इसके 1 मोल लेता है, इसके 1 मोल बनाता है, तो रेशियो इज 2 मोल इज टू 1 मोल। तो ये हो गया 2 मोल इज टू 1 मोल। इसका मतलब ये हो गया कि 2 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस, 2 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कितने? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2। सो दिस इंप्लाइज 2 मोल O2 मतलब 2 into 32 ग्राम O2 प्रोड्यूस करेगा कितने? 1 मोल CO2। CO2 का मोलार मास 44 ग्राम, 1 मोल का मास 44 ग्राम, तो इसका 44 ग्राम प्रोड्यूस करेगा, 44 ग्राम ऑफ CO2। लेकिन समस्या यह है कि क्वेश्चन में हमें 2 into 32 ग्राम O2 दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में हमें 16 ग्राम O2 दिया है। तो यूनिटरी मेथड, तो इसको 16 ग्राम बना लेते हैं। तो 16 ग्राम बनाने के लिए पहले ये 2 काटना पड़ेगा, ये 2 और 2 कैंसिल, और फिर ये 2 भी करना पड़ेगा, मतलब 4 से डिवाइड कर दो। तो फिर यहां पर भी आप कुछ मत करो, 4 से डिवाइड कर दो। समझ में आया? सो दिस इंप्लाइज क्या? ये कट गया, 16 हो गया, तो दिस इंप्लाइज 16 ग्राम O2 produces 44/4, that is 11, produces 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये मात्र 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज 11 ग्राम CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। ये हमारा एक आंसर आ गया कि 11 ग्राम आपका CO2 जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। क्लियर हो गया? यूनिटरी मेथड। इसके बाद तो वही सारी चीजें जो अपन पहले कर चुके कि इसका इतना मास इतने मास प्रोड्यूस करता है, तो पहले एक ग्राम कितने प्रोड्यूस करेगा यूनिट मास, फिर अपन ये निकाल लेंगे जितने मास दे रखे वो कितने प्रोड्यूस करेंगे। तो वो तो यूनिटरी मेथड है। ये बाय टू करके तुम दिमाग लगा सकते हो, तो क्विकली यूनिटरी मेथड के बिना ये सॉल्व हो सकता है इस तरीके से। बट ये तुम्हारा आसान है। मुद्दा था कि ऊपर जो O2 लिया है वो क्यों लिया है, क्योंकि O2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो O2 के रिस्पेक्ट में अब CO2 का मास निकलेगा। अगर तुम मीथेन के रिस्पेक्ट में निकालते ना तो गलत निकलता। मास तो कुछ निकलता CO2 का, लेकिन जो मास निकलता वो गलत होता, क्योंकि कभी उतना CO2 बनता ही नहीं, क्योंकि मीथेन एक्सेस में है, ये बच जाएगा कुछ, ये डस्टबिन में जाएगा। ये पूरा रिएक्ट करता तो उतना CO2 बनाता, बट नहीं करेगा क्योंकि ये एक्सेस में CH4। तो O2 के रिस्पेक्ट में आंसर निकलेंगे। अब हम लोग O2 से H2O का रेफरेंस ले लेते हैं, मतलब H2O का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेकेंड इज टू कैलकुलेट mass of H2O. So this is to calculate mass of H2O. मैं अलग से एक स्लाइड ले लेता हूं। तो this is to calculate mass of H2O. So this is to calculate mass of H2O. बढ़िया बात है। तो भैया क्या करें? फिर से मोल रेशियो लेंगे किसका? लिमिटिंग रिएजेंट का, और जिसका निकालना है उसका किसका मास निकालना है? H2O का। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑक्सीजन इज टू H2O। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन पे चलेंगे। बैलेंस इक्वेशन, इसके 2 मोल इसके भी 2 मोल बनाते हैं, इसके 2 मोल इसके 2 मोल बनाते हैं। तो रेशियो इज 2:2, और 2:2 इज मींस 1:1। सो रेशियो इज 2 मोल्स इसके लगते हैं, तो इसके भी 2 मोल बनाते, तो मतलब रेशियो विल कम आउट टू बी 1:1, 1:1। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ H2O। 1 मोल ऑक्सीजन का 1 मोल पानी का बनाता है। 1 मोल ऑक्सीजन मतलब कितना? 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का मोलार मास इज 32 ग्राम, ऑक्सीजन इज 16, लेकिन ऑक्सीजन गैस है, डायटोमिक गैस है O2, तो 16 2 से 32, और 1 मोल है तो 32 ग्राम। विल प्रोड्यूस 1 मोल वाटर मतलब 18 ग्राम, ये तो हमको पता ही है, 18 ग्राम पानी होता है।
तो 32 ग्राम ऑक्सीजन जलेगा मीथेन के साथ, तो 18 ग्राम पानी बनाएगा। अब सवाल यह कि यहां 32 ग्राम होगा ही नहीं, यहां हमारे पास 16 ग्राम है। 16 ग्राम मतलब इसका आधा, तो डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2, तो दिस इंप्लाइज इसका 16 ग्राम मीथेन, सॉरी 16 ग्राम ऑक्सीजन इसका 9 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करेगा, इसका 9 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो 9 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज अवर आंसर। क्लियर हो गया? तो 9 ग्राम पानी प्रोड्यूस हो रहा है, एक बात। 11 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, ये दूसरी बात, अगर आपको ये कंडीशन दी गई है तो। क्लियर हो गया? तो CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 11 ग्राम। और पानी कितना प्रोड्यूस हो रहा है उस कंडीशन में? 9 ग्राम। ये हमारे आंसर्स हो गए, ये हमारे आंसर्स हो गए। कंसेप्ट क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एवरीथिंग, और इस तरीके से हमें ये आंसर मिलता है। तो इन क्वेश्चन की शुरुआत इस वाले पॉइंट से होती है, ये वाले पॉइंट से होती है, टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट को ही फाइंड करना है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सबसे पहला और प्राथमिक काम यह है कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन तभी होंगे, और कई क्वेश्चनों में ऐसा भी आएगा, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट पता करने के बाद आप ये भी बताओ कि एक्सेस रिएजेंट का कितना मास बच जाएगा, क्योंकि ये बात कंफर्म है कि कुछ एक्सेस रिएजेंट अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो वो अनरिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट कितना होगा उसका भी मास हमें निकालना होगा, तो वो मास भी हमें निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चर्चा करेंगे उसकी। आई होप यहां तक सबको संपट पड़ा होगा और सारी चीजें अपने को समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन पे जाते हैं जो थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल का है, उस लेवल पर भी हम लोग बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तो क्लियर हो गया वाला सवाल? कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं? बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अच्छा, स्क्रीनशॉट तुम्हें लेना था तो ये वाला पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। फिर इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट भाई, इस पार्ट का भी ले लो। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा स्क्रीनशॉट वाला पार्ट। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं पहले। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 11 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। एक सॉल्यूशन है जो क्या कंटेन करता है? 11 ग्राम सोडियम कार्बोनेट कंटेन करता है, Na2CO3। In this solution 11.1 gram of CaCl2 is added. Find out the mass of CaCO3 formed. बहुत बढ़िया। 11 ग्राम Na2CO3 है जिसमें 11.1 ग्राम CaCl2 ऐड किया गया है। आपको बताना है कितना मास कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। ठीक है, सबसे पहला काम, स्टेप 1 हमें कभी नहीं भूलना स्टीशियोमेट्री में। सबसे पहला काम, रिएक्शन को पहचानो, इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या होगी? Na2, दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन, तो Na2CO3 किससे रिएक्ट कर रहा है? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 क्या करेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट, Na जाएगा Cl के पास, Na जाएगा Ca की जगह Cl के पास, Ca आएगा Na की जगह CO3 के पास। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे क्या बनेगा? एक बनेगा NaCl और एक बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो हमने रिएक्शन तो लिख ली और हमें कंफर्म हो गया कि सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड जब भी रिएक्ट करेगा तो वहां पर सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिलेगा। दूसरा मुद्दा क्या? इक्वेशन लिखने के बाद, इक्वेशन तो लिख ली, लेकिन दूसरा मुद्दा यह कि इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। बैलेंस कर देते, कितने Na? 2, वहां कितने Na? 1, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, Cl भी 2 हो गए, बैलेंस हो गया। कैल्शियम और कार्बोनेट 1-1 है तो कैल्शियम कार्बोनेट 1-1 हो, बढ़िया बात है,
हो गई रिएक्शन बैलेंस, बढ़िया बात है। तो ये रिएक्शन हमने बैलेंस भी कर दी, ये रिएक्शन हमने बैलेंस भी कर दी, ठीक है। अब क्या करें, हमें ये दे रखा है 11 ग्राम, ये हमें दे रखा है 11 ग्राम, और ये हमें दे रखा है 11.1 ग्राम। ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन ठीक है, 11.1 ग्राम। और इसके आधार पर यहां पर ये NaCl और CaCO3 बनेगा। लेकिन इसमें सबसे पहले अपने को क्या पता करना है, सबसे पहले अपने को यह पता करना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है भाई। और लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए, लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए इनका आपस में मोल रेशियो लेना पड़ेगा। तो टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब यहां जो अब हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाने के लिए। तो क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, आपस में जिन दो पर शक है उनको आपस का मोल रेशियो ले लो। तो यहां पर सबसे पहले मोल रेशियो लिया जाएगा, सबसे पहले इनका मोल रेशियो लिया जाएगा, ठीक है, मोल रेशियो लिया जाएगा। मोल रेशियो कितना आएगा, किसका आएगा, पहले तो ये बताओ, Na2CO3 इस टू CaCl2 का रेशियो लिया जाएगा। Na2CO3 और CaCl2 का आपस में यही तो रिएक्टेंट है। और क्लियर दिख रहा है दोनों के कितने मोल है, एक एक मोल है, तो इसका 1:1 का रेशियो आएगा। 1:1 का रेशियो आएगा। 1:1 का रेशियो मतलब एक मोल सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, रिएक्ट्स विथ 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड। अब 1 मोल सोडियम कार्बोनेट 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये मोल मोलार मास के टर्म्स में यानी कि ग्राम में लिख लेते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, क्या है अभी तक अपने पास पिछले डेटा से कि भैया 1 मोल सोडियम कार्बोनेट 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है, यही बात आई अपने सामने, बहुत शानदार। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज 1 मोल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का मोलार मास कैलकुलेट कर लो फटाक से। तो सोडियम का कितना होता है भाई 23, और कितने एटम में 2, तो 2 × 23 कितना हो गया 46। कार्बन का कितना हो गया 12, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, लेकिन 3 है तो 48। 48 और 12 60 और 46 मतलब 106, तो 106 ग्राम, 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का मोलार मास निकाल लेते हैं, तो कैल्शियम इज 40 एंड क्लोरीन इज 35.5 × 2 यानी कि 71, तो 71 + 40 111, तो 106 ग्राम Na2CO3 इसके 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका 106 ग्राम इसके 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड पर अगर नजर डालो तो वो 11.1 ग्राम है। तो फिर 11.1 ग्राम अगर कैल्शियम क्लोराइड है तो फिर सोडियम कार्बोनेट कितना रिएक्ट करेगा, ये निकाल लेते हैं। 11.1 मतलब डिवाइडेड बाय 10, मतलब 11.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड कितने सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, डिवाइडेड बाय 10, तो ये रिएक्ट करेगा 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट से। तो 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, मतलब 11.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। 10.6 ग्राम, ये चाहिए 11.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को। तो यहां देखो 11.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड के लिए 11 ग्राम दे रखा है सोडियम कार्बोनेट, मतलब हमारी जरूरत कितनी है,
हमारी जरूरत है 10.6 की, हमें दे कितना रखा है 11, मतलब हमें हमारी जरूरत से ज्यादा दे रखा है कौन, सोडियम कार्बोनेट। तो फिर हमें हमारी जरूरत से कम दे रखा है कौन, कैल्शियम क्लोराइड। पक्का कैल्शियम क्लोराइड कम दे रखा है। क्लियर हो गया, तो क्लियर हो गया कैल्शियम क्लोराइड हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। और सोडियम कार्बोनेट क्योंकि जरूरत से ज्यादा है ना, सोडियम कार्बोनेट हमें कितना चाहिए 10.6 ग्राम, सो 10.6 ग्राम sodium carbonate is what we required, but we are provided with 11 gram sodium carbonate, but we are provided with 11 gram सोडियम कार्बोनेट। तो हमें 11 ग्राम सोडियम कार्बोनेट दे दिया, तो 10.6 की जगह हमें 11 ग्राम सोडियम कार्बोनेट दे दिया, 11 ग्राम, जरूरत से ज्यादा। हेंस Na2CO3 इज ER, बोले तो एक्सेस रिएजेंट, बोले तो एक्सेस रिएजेंट। और कैल्शियम क्लोराइड इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट, और जो कैल्शियम क्लोराइड है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। सो देयरफॉर कैल्शियम क्लोराइड विल बी अवर लिमिटिंग रिएजेंट, देयरफॉर कैल्शियम क्लोराइड इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, जो कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो कैल्शियम क्लोराइड हमारा बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। बात खत्म। क्लियर, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, एकदम बात क्लियर है, एकदम ठीक है। अब हमसे लेकिन क्या पूछा है कि मास ऑफ किसका निकालना है क्वेश्चन में, CaCO3 फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना है, ठीक है। तो इसके आधार पे निकलेगा, तो यहां पर अपन कैलकुलेट करते हैं। So this is to calculate mass of calcium carbonate. To calculate mass of calcium carbonate, क्या करें, मोल रेशियो ले लो सबसे पहले। क्या करेंगे, सबसे पहले मोल रेशियो ले लेंगे, किसका, लिमिटिंग रिएजेंट। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, कैल्शियम क्लोराइड। तो CaCl2 इज टू CaCO3। देखेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से क्या है मोल रेशियो, इसका 1 मोल इसके भी 1 मोल बनाता है, तो मोल रेशियो इज 1:1, तो मोल रेशियो इज 1:1। तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल बनाता है, सो द रेशियो इज कमिंग आउट टू बी 1:1। इसका 1 मोल मतलब क्या, कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल मतलब क्या, अभी देखा था, कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल मतलब 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड का, कितना, 1 मोल CaCO3 मतलब 100 ग्राम CaCO3 बनाता है, 100 ग्राम CaCO3 बनाता है। क्यों, कैसे पता 100 ग्राम बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलार मास 100 ग्राम है, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन ऑक्सीजन 3 है तो टोटल 48 और 12 60 और 40 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास आ रहा है वो आ रहा है कितना 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 आ रहा है, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। तो 111 ग्राम से 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। लेकिन क्या हमें क्वेश्चन में 111 दे रखा है, ये तो 1 मोल के हिसाब से निकाला, इसका 1 मोल इसका 1 मोल मतलब इसका 111 ग्राम उसका 100 ग्राम। लेकिन क्या इसका 111 दे रखा है, नहीं, इसका तो हमें 11.1 ग्राम दे रखा है, 11.1 ग्राम, ये रहा 11.1 ग्राम, तो इसका हमें 11.1 ग्राम दे रखा है। तो इसका 11.1 ग्राम मतलब कितना, डिवाइडेड बाय 10, 11.1 ग्राम मतलब कितना, डिवाइडेड बाय 10,
तो इसका भी कितना डिवाइडेड बाय 10। सो दिस इंप्लाइज इसका कितना ग्राम बनेगा 10 ग्राम CaCO3 बनेगा। ये 10 ग्राम बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा आंसर होगा। सो 10 ग्राम ऑफ CaCO3 विल बी ऑब्टेन्ड एंड दिस विल बी आवर आंसर। ये आंसर होगा। तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर फॉर्म होगा। ये है पूरी डिटेल। संपट पड़ी क्या बात? तो यहां से कितना CaCO3 फॉर्म्ड होगा? सो द आंसर विल बी 10 ग्राम CaCO3 फॉर्म होगा। 10 ग्राम ऑफ CaCO3 फॉर्म होगा। ये हमारा आंसर होगा। संपट पड़ा आंसर कैसे आया? सबसे पहला चैलेंजिंग टास्क था कि लिमिटिंग रिएजेंट पता करें। लिमिटिंग रिएजेंट एक बार पता लग गया, फिर हमने क्या करा, मोल रेशियो निकाल लिया कैल्शियम कार्बोनेट का उस लिमिटिंग रिएजेंट के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट का उस लिमिटिंग रिएजेंट के साथ। तो कैल्शियम कार्बोनेट और लिमिटिंग रिएजेंट का आपस में मोल रेशियो निकाल लिया। जब मोल रेशियो निकाला तो यह पता चला कि भैया मोल रेशियो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट का कि 111 ग्राम इसके 100 ग्राम प्रोड्यूस करता है, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम नहीं था, 11.1 ग्राम था, मतलब 1/10 टाइम्स था। तो उसका भी मास जो होगा उसके मोलार मास का 1/10 टाइम्स बनेगा। यानी कि 100 ग्राम 1 मोल पे बन रहा था तो 100/10 यानी कि सिर्फ 10 ग्राम प्रोड्यूस होगा। तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर प्रोड्यूस होगा। दिस विल बी आवर आंसर। ये हमारा आंसर। संपट पड़ा पूरा खेल, पूरी चीज क्लियर हो गई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ये क्वेश्चन का। क्वेश्चन में बहुत सिंपल था, लिमिटिंग रिएजेंट पहले आइडेंटिफाई करना था और लिमिटिंग रिएजेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया था मोल रेशियो आपस में लेकर। ये बेसिक फंडा है कि जब भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो आपको जो भी रिएक्टेंट्स है उनका आपस में मोल रेशियो कंपेयर करना है। एक बार मोल रेशियो आपस में कंपेयर हो गया, आधा काम आपका वहीं पर डन हो गया। ठीक है, तो ये अपना हो गया मोल रेशियो वाला पार्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो क्लियर हुआ लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के सवाल भाई। इसी तरीके से सवाल आने हैं लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के। ठीक है, और इसी तरीके से सारी चीजें हम देखते हैं और समझते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पर तुमसे बोला जाता है कि एक्सेस रिएजेंट कितना बच गया उसकी मात्रा भी बताओ, उसकी अमाउंट भी बताओ। तो इवन हमें वो अमाउंट भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि यार एक्सेस रिएजेंट जो है ना वो इतना इतना बच चुका है। तो अनरिएक्टेड भी पता चल जाएगा क्योंकि जितना रिएक्ट हो रहा है और जितना दिया है तो दिया हुआ माइनस जितना रिएक्ट हो रहा है वो कर दो, जो बच जाएगा वो अनरिएक्टेड मास होगा। तो दैट विल बी अनरिएक्टेड मास। संपट पड़ गई क्या बात? एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब इसकी डीपीपी आपको मिलेगी, जो कि आपका डीपीपी का जो पार्ट रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको लगातार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसमें बिल्कुल भी गैप मत करना। ये मत सोचना कि डीपीपी इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी समझ में आ गई। फिजिकल केमिस्ट्री का ड्रॉबैक क्या है, मतलब तुम्हारे एंड से क्या ड्रॉबैक होता है कि तुम लोग थ्योरी बहुत पढ़ते हो, और जब तुम लोग थ्योरी बहुत पढ़ते हो तो तुम्हें लगता है कि अब क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें लगता है थ्योरी में तो 100% चीजें हमें समझ में आ गई है, इसमें बचा क्या है। लेकिन जब एग्जाम में या कहीं पर क्वेश्चन लगाना पड़ता है तुमको किसी भी टेस्ट में, तो समझ में आता है यार ये थ्योरी तो बहुत अच्छे से पढ़ी थी यार, ये तो मूल कंसेप्ट पर ही क्वेश्चन है और ये मुझसे बन क्यों नहीं रहा। क्योंकि थ्योरी पढ़ना और थ्योरी को अप्लाई करना में बहुत अंतर है। तुमने थ्योरी पढ़ ली और मुझे मालूम है थ्योरी जब तक चलती है तब तक तो ऐसा लगता है भाई साहब झंडे गाड़ देंगे, ये टॉपिक कहीं से भी उठकर आ जाए अपन तो आग लगाकर आएंगे, फोड़ कर आएंगे। लेकिन जैसे ही उस थ्योरी पर बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ लिया तुम्हारी हालत खराब, क्योंकि तुमने थ्योरी को अप्लाई करना नहीं सीखा। तुमको मैं बोलूं मोल कंसेप्ट क्या है, तुम बता दोगे मेरे को। मैंने अगर तुम्हें 4 लाइनों की डेफिनेशन लिखवाई है, तुम मेरे को 10 लाइनों की डेफिनेशन दे दोगे मोल कंसेप्ट की, इतना लिखोगे डिटेल में, क्योंकि तुम्हें पता है मोल क्या है। लेकिन उसको तुम्हें अप्लाई करना नहीं आता क्वेश्चन में, जो कि न्यूमेरिकल में वही करना होता है। तो इसलिए कई बच्चों को तुमने देखा होगा जिनको लगता है यार पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा, पूरी थ्योरी मैंने अच्छे से पढ़ी, लेकिन मेरे एग्जाम में मार्क्स क्यों नहीं आए? क्योंकि तुमने वो थ्योरी को अप्लाई करना नहीं सीखा। अब अप्लाई करना क्या है, उसका कोई अलग से क्लास होगी, कोई अलग से वीडियो आएगा? बिल्कुल नहीं। अप्लाई करना मतलब तुम्हें प्रैक्टिस करना है भाई।
द मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर यू विल लर्न हाउ टू अप्लाई दैट थ्योरी इन दैट न्यूमेरिकल। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ये सीखोगे कि कैसे उस थ्योरी को अप्लाई करना है। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उसका शुरुआत कहां से होगी? उसकी शुरुआत होगी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम से। तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में हम लोग वहां पर क्वेश्चंस लगभग 25-30 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज एक शीट में होंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। और उसके अलावा भी एमसीक्यूज को लेकर हम बात करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर हम बात करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम समझेंगे, प्रीवियस ईयर जिसमें आएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा। ठीक है, तो थ्योरी तो चलनी है, थ्योरी तो देखना ही है, और साथ में अपने को क्वेश्चंस भी लगाने हैं। और थ्योरी अगर तुम मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर ना देखो तो magnetbrains.com पर वेबसाइट पर जरूर देखो, क्योंकि वहां पर पूरी सीक्वेंशियली आपकी प्लेलिस्ट सजी हुई है। आपको बस उसे एक्सेस करना है, पूरा सीक्वेंस में दिया हुआ है। और सीक्वेंस में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर टॉपिक इंटरकनेक्टेड है केमिस्ट्री का। जैसे मोल कंसेप्ट पढ़ा तो फिर एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट आपने पढ़ा, अब इसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ोगे तो वो भी इंटरकनेक्टेड है। तो आपको ये चीज मिलती है magnetbrains.com पर। जैसे आप लॉगिन करोगे, आपको IIT JEE के सेक्शन में जाना है, यहां पर आपको कोर्स मिलेगा, आपको कोर्स पर वॉच नाउ पे क्लिक करना है। यहां पर पूरे चैप्टर वाइज लिस्टिंग आएगी नीचे, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर। इसके प्लस आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे आपको पूरे टॉपिक की लिस्टिंग मिलेगी कि पहले ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। ठीक है, और ये पूरे लेक्चर्स जो होंगे बड़े स्मूथली स्ट्रीम होंगे, और यहां पर आपको बिल्कुल सारा मटेरियल जो मिल जाएगा वो भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जैसे डीपीपीज आप मिस कर जाओ चैनल पर तो यहां मिल जाएगी। आप अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शीट हो गई, नोट्स हो गए, ये सब चीजें आपको यहां पर मिलेंगी पूरी। तो वेबसाइट पर अपने बेनिफिट से, इसलिए आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर आकर भी देख सकते हो, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं कि वेबसाइट पर वीडियो देखना है तो कोई सब्सक्रिप्शन बाय करना है, या वॉच नाउ कुछ 1-2 चैप्टर तक चलेगा, बाकी फिर आपको कोई फीस पे करनी है, कोई पेमेंट पे नहीं करनी, कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना। एब्सोल्युटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE और नीट के चैनल पर JEE की तो तैयारी चली रही है, साथ में आपको नीट की तैयारी, जहां फिजिक्स केमिस्ट्री के अलग से लेक्चर, बायो का एक्सक्लूसिव लेक्चर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हो, जितने भी स्कूल के, कोचिंग के, कॉलोनी के, सोसाइटी के, इन सब के साथ चैनल का लिंक शेयर करें और वीडियो भी शेयर करें। उससे पहले चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आगे शेयर करें। जितने लोग भटके हुए हैं कि JEE की तैयारी कहां से करें, नीट की तैयारी भैया कहां से करें, तो उनके साथ चैनल को शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।